हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस करा दूं ताकि तुम्हें उसका भी समाप्ति एक्सप्रेस मिल जाए बेटा, ठीक है ना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का जो जॉइंट्स वाला हमने किया था, तो एक बारी मैं समाप्ति एक्सप्रेस करा देती हूँ, ठीक है ना। तो हमने लास्ट क्लास में बेटा हमने पढ़ा था जॉइंट्स के बारे में, और हमने कहा था कि जॉइंट्स आर द associations that you see between two bones or bones or cartilages, and there are different type of joints. कुछ होती है immovable joints जिन्हें fibrous joints कहते हैं, कुछ होती है बेटा slightly movable joints जिसे हम cartilaginous joints कहते हैं, कुछ होती हैं बेटा जो सबसे ज्यादा जिनमें कंपेरेटिवली मूवमेंट दिखता है डाईआर्थ्रोस जॉइंट्स भी कहते हैं उन्हें, जिन्हें कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। तो फाइब्रस जॉइंट्स जिनमें आप डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से या फाइब्रस कोलेजन फाइबर्स की मदद से दो हड्डियों के बीच का कनेक्शन आप देखते हैं, जैसे आपकी जो स्कल बोन्स होती हैं बेटा या क्रेनियल बोन्स होती हैं, या आप कह सकते हैं बेटा जो क्रेनियम में हड्डियों के बीच में जो स्यूचर्स आपको दिखते हैं, स्यूचर्स ऑफ द स्कल, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बेटा फाइब्रस जॉइंट्स या फिर इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं बेटा कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में हम कहते हैं ऐसे जॉइंट्स बेटा जो किसकी मदद से होते हैं, कार्टिलेज की मदद से जो जॉइंट्स बनते हैं उन्हें बोला जाता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। इंटरवर्टिब्रल डिस्क या फिर रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो एसोसिएशन होती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज और दी कोस्टल कार्टिलेज बेटा, इसे हम कहते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। और इसी में बेटा हमने एक और जॉइंट पढ़ा प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो आपके दोनों कॉक्सल बोन्स थे, कॉक्सल बोन्स में जो आपकी प्यूबिक बोन होती है, प्यूबिस बोन होती है, दोनों प्यूबिस बोन आपस में कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की मदद से कनेक्टेड होते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट। फिर हम बात करते हैं बेटा द साइनोवियल जॉइंट, जिनमें साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। मैंने ऐसे एक डायग्राम भी बनाया था और मैंने कहा था अगर ये एक हड्डी है और ये एक दूसरी हड्डी है, सबसे पहले तो बेटा मैंने बहुत ही गंदा डायग्राम बना दिया अभी, ठीक है ना। मान लो कि ये एक बोन है सपोलो, और बेटा ये एक बोन है, ठीक है ना, ये एक बोन है बेटा। मैंने आपसे ये भी कहा था कि इन हड्डियों के एंड्स में पहली बात तो एक कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि ये हाइलिन कार्टिलेज है, क्योंकि बेटा एज के साथ ना अगर इस कार्टिलेज में इन्फ्लेमेशन हो जाए जो बोन्स के एंड में है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। डू यू रिमेंबर, कल मैंने डिसऑर्डर में ये बताया था। और मैंने ये भी कहा कि ये साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गई, ये साइनोवियल फ्लूइड हो गया बेटा, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रीट करती है, जो फ्रिक्शन को रोकने का काम करेगी, लुब्रिकेशन का काम करेगी, नरिशमेंट का काम करेगी सपोलो, इसे साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। यही जो फ्लूइड होती है बेटा थोड़ी मूवमेंट में ज्यादा हेल्प करती है। और मैंने कहा था डिफरेंट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स आर देयर, जिसमें मैक्सिमम मूवमेंट जिसमें आपको दिखती है दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो आपका शोल्डर जॉइंट होता है, जो आपका हिप जॉइंट होता है। देन मूवमेंट इन वन प्लेन, जो कि दरवाजे के जैसे खुलता है, उसे कहते हैं हिंज जॉइंट। आपकी इंटरफैलेंजियन जॉइंट्स हिंज जॉइंट होती है, मूवमेंट इन वन प्लेन। आपकी बेटा कौन सी वाली नो मूवमेंट जो होती है एटलस और एक्सिस के, नहीं ये तो पिवट जॉइंट हो गया है ना। हिंज जॉइंट में मूवमेंट इन वन प्लेन था। मैंने और क्या एग्जांपल लिखवाया आपको हिंज जॉइंट में जो दरवाजे की तरह खुलती है। एक तो मैंने तुम्हें लिखवाया होगा बेटा आपकी जो फैलेंजेस के बीच में जो जॉइंट होती है दैट इज योर क्या एग्जांपल लिखवाया मैंने और आप लोगों को, मूवमेंट इन वन प्लेन। एक और होता है बेटा मूवमेंट इन वन प्लेन, बट वो स्लाइटली रोटेटरी टाइप का होता है, जैसे कि ये आपके एटलस और एक्सिस के बीच में, ये भी मूवमेंट इन वन प्लेन है बट ये थोड़ा सा रोटेशनल टाइप है। तो ये रेडियस और अल्ना के बीच में होता है, इसे पिवट जॉइंट कहते हैं। और ऐसा ही पिवट जॉइंट तुम्हें एटलस और एक्सिस के बीच में भी दिखता है, जो तुम्हारी स्लाइटली रोटेटरी टाइप है। हाँ ये सॉरी ये वाला ना आपकी एल्बो और नी वाला है ना, दिमाग से स्किप ही हो जाता है कई बार। तो ये आपकी जो एल्बो वाला जॉइंट है और जो आपकी नी वाला जॉइंट है दैट इज ऑल्सो हिंज जॉइंट, मूवमेंट इन वन प्लेन, बट इसमें रोटेशन नहीं दिख रही है। जिसमें स्लाइटली रोटेशन दिखती है और मूवमेंट इन वन प्लेन होता है ना, वो होती है आपकी ये वाली, जैसे पिवट जॉइंट कहते हैं, जो आपकी रेडियस और अल्ना के बीच में है। और आपकी ये जो नो मूवमेंट तुम कर रहे होते हो ना एटलस और एक्सिस के बीच में, इसमें भी तुम्हारी पिवट जॉइंट होती है। जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ दैट इज मूवमेंट इन टू प्लेन्स, दैट इज एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट इज ऑसिपिटल कॉन्डाइल एंड योर एटलस द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, ये वाली मूवमेंट करते हो और ये वाली मूवमेंट करते हो बेटा, दैट इज कॉल्ड एज द मूवमेंट इन टू प्लेन, दैट इज कॉन्डिलॉइड जॉइंट या एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, मूवमेंट इन टू प्लेन, ठीक है ना। लर्न हो गया है सारे बच्चों को, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ था नहीं जो लर्न करना हो। सैडल जॉइंट पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, दैट इज बिटवीन द कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ योर थंब। और मैंने एक बताया था जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट था, जो कार्पल्स में आपस में स्लाइडिंग दिखती है, जो टार्सल्स में आपस में स्लाइडिंग दिखती है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। आई होप बेटा तुम लोगों को ये लर्न हो गया होगा, ठीक है ना।
फिर बेटा, हाँ, फिर हमने क्या बात की थी बेटा, फिर हमने बात की कि मैम डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स आर एसोसिएटेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है, कौन सा बेटा आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कौन सा आपका बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर है, अगर एनसीईआरटी में वो दिया हुआ है। जैसे हमने एक मायस्थीनिया ग्रेविस पढ़ा, एक हमने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पढ़ा। तो मायस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जब अपने हुए पर आए, आप अपने सेल्स पर अटैक करने लगते हो, आपके साइनोवियल मेम्ब्रेन में बेटा अटैक होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, साइनोवियल, उल्टा ही बोल रही हूं मैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, तुम्हारे चैट से डिस्ट्रैक्ट हो गई मैं, और साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होती है जब आपकी र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है मायस्थीनिया ग्रेविस, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एनसीईआरटी कहती है एनएमजे अफेक्ट होती है। बट एग्जैक्टली एनएमजे कैसे अफेक्ट होती है बेटा, एक मोटर न्यूरॉन अपनी मसल को बेटा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, तो मसल्स के ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स। जो मायस्थीनिया ग्रेविस है उसमें आप एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स पे अटैक कर देते हो, आपकी इम्यून सेल्स आपके ही सेल्स को अटैक कर रही है। अगर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स पे अटैक हो जाएगा बेटा, तो एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग नहीं होगी। अगर एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग नहीं होगी तो बेटा आगे इंफॉर्मेशन पास नहीं होगी, क्योंकि मसल्स एक्साइटेड ही नहीं होंगे। धीरे 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 बेटा मसल्स वीक होते जाएंगे, मसल फेटीग होता जाएगा, पैरालिसिस होता जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज मायस्थीनिया ग्रेविस। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जहां डिस्ट्रोफिन जीन में प्रॉब्लम है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनती है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये याद रखना है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, दूसरा आपको याद रखना है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बन रही है, तीसरा आपको याद रखना है कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो होती है आपकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है ये आपके मसल्स के स्ट्रक्चर को बेटा बनाए रख रही है, वियर एंड टियर को प्रिवेंट कर रही है बेटा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, आपका जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, बेसिकली मसल्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना थ्रू आउट। अगर ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं होगी तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन गायब है, मतलब मसल के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाएगी बेटा, वियर एंड टियर होने लग जाएगा, आपकी मसल्स खत्म होने लग जाती है बेटा, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ योर स्केलेटल मसल्स खत्म हो जाती है। आप लोगों को मैंने कहा था गूगल में एक फोटो देखना, अगर एक पेशेंट को देखोगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, तो बिल्कुल पतला, मतलब वो व्हीलचेयर पे ही आ जाता है और अर्ली 20s में डेथ हो जाएगी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज सो खतरनाक, ठीक है ना। टिटानी में मैंने आपसे क्या कहा था, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। रीजन क्या है, लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड, ये याद रखना है। बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम की कमी हुई है जिसकी वजह से स्पैज्म दिखता है आपको। जब मैं कह रही हूं कि बेटा लो लेवल ऑफ कैल्शियम दिखता है जिसकी वजह से स्पैज्म होता है, प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, एक्चुअल में ना कैल्शियम का अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आगे आगे धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा बेटा कि कैल्शियम का जो होता है ना रोल होता है बेटा टू एक्चुअली स्टेबिलाईज और रेगुलेट, तुम कह सकते हो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स इस चैप्टर में तुम पढ़ोगे कि एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, जब भी आप एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं इस चैप्टर में आप समझोगे। हालांकि मैंने बीच बीच में तुम्हें इनके बारे में बताया है, डीपोलराइजेशन, इंपल्स, एक्शन पोटेंशियल में। एसी ऑन कर दे, इसका क्या रोल होता है अभी फिलहाल तुम याद रख सकते हो कि जब भी एक मसल में बेटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है ना, या इंपल्स जनरेट होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें सोडियम के चैनल्स खोलते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल, जिससे सोडियम अंदर आते हैं, तो मसल्स एक्साइटेड होती है, ठीक है ना। अभी इसी को रेगुलेट करने का काम ये जो आपकी बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम है वो कर रही होती है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी ना, तो ऐसे समझ लो कि ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स है ना, ये खुले रहते हैं, बार 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 खुलते रहते हैं। यानी कि जब सिग्नल नहीं है तब भी सोडियम अंदर आता है मसल के अंदर, यानी बार बार इंपल्स जनरेट होता है, बार बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। टिटानी, प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। आर्थराइटिस का सिंपल मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थराइटिस इज देयर बेटा। गाउटी आर्थराइटिस होता है जब यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बेटा डिपॉजिट होते हैं। आपकी ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है जो कि एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जहां मैंने बोला ना एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स अगर ये कार्टिलेज में प्रॉब्लम आ जाए, दैट इज ऑस्टियो आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है जो आपका एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जहां जो मैं अभी मायस्थीनिया के केस में बोल दिया था मैंने, साइनोवियल मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही है, साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो रही है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ठीक है ना। और अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही है, साइनोवियल फ्लूइड बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है बेटा, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि, अच्छा ऑस्टियोपोरोसिस हमने पढ़ा, ऑस्टियोपोरोसिस भी बेटा एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूजुअली हार्मोनल डिसबैलेंस से होता है। देखो बॉडी में हर चीज को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास चीजें हैं, ग्लूकोज की रेगुलेशन हो रही होती है, आपके बेटा कैल्शियम की रेगुलेशन हो रही होती है। तो कैल्शियम की रेगुलेशन के लिए दो हार्मोन्स होते हैं, पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन। अभी आपको शायद नहीं भी पता होगा, मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी।
तो बोन्स की जो हार्डनेस है दैट इज बिकॉज ऑफ द इनऑर्गेनिक कंटेंट। 70 से बेटा 90% इनऑर्गेनिक कंटेंट है, कैल्शियम के सॉल्ट से, है ना। अब मैं कह रही हूं कि अगर बोन्स में से कहीं ना कहीं डीमिनरलाइजेशन होने लग जाए, ये कैल्शियम बेटा हटने लग जाए, बोन्स में पोर क्रिएट हो जाएंगे, बोन में पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। और अगर बोन्स में पोर क्रिएट होने लग जाएंगे मतलब बोन्स बहुत फ्रेजाइल हो गई, बोन्स बहुत वीक हो जाएंगी। बोन्स वीक हो जाएंगे मतलब बहुत इजीली फ्रैक्चर्स के चांसेस होते हैं एज के साथ, इसीलिए फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ भी जाते हैं। तो अगर मान लो किसी भी तरीके से पैराथ हार्मोन नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा है ना, तो वो बोन से कैल्शियम हटाने लगता है बेटा, हटाने लग जाएगा फीमेल में, स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज, क्योंकि ईस्ट्रोजन का भी कहीं ना कहीं कैल्शियम रेगुलेशन में काम है। फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से भी बोन्स की डीमिनरलाइजेशन दिखती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो ऑटोमेटिकली बेटा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ऑल दिस कॉजेस बेटा ऑस्टियोपोरोसिस, वेरी कॉमन इन फीमेल्स बेटा आफ्टर मेनोपॉज ड्यू टू द डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। किसी को कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं है? यस एवरीबॉडी, किसी को कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं है? तो समाप्ति एक्सप्रेस यहां पे बेटा खत्म करें क्या आगे बढ़े एवरीबॉडी? यस, क्या आगे बढ़ जाए?